तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-124 कली के गुट में हलचल और उदय की साजिश। शौर्य इस वक्त अपने कमरे में बैठकर आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। उसे अब किसी भी तरह कली को खत्म करके समरलोक जाना था। उसका अब यहाँ ज्यादा मन नहीं लग रहा था। यहाँ इन आम इंसानों को परेशान करना और उनके साथ ये चूहे बिल्ली का खेल शौर्य को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन चित्रा ने उसे अगली साधना करने से रोक दिया था। इसकी वजह शौर्य को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। शौर्य ने फिर अपना सिर जोर से खुजाया और फिर बड़बड़ाते हुए सो गया। तेल लेने गई साधना, ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। दूसरे सुबह शौर्य उठा और हर दिन की तरह अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस खत्म की और फिर अपने कॉलेज चला गया। पिछले कुछ दिनों से शौर्य कॉलेज में रेगुलर नहीं जा रहा था। दोपहर तक शौर्य ने कॉलेज अटेंड किया और सीधा ऑफिस आ गया। इधर आज की सुबह उदय के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके सामने सत्या बैठा था, वो भी अपना सुजा हुआ काला मुंह लेकर। उसने उदय से कल रात हुई सारी घटना दोहराई और बोला, उदय साहब, इसके बाद मैं अपना भाईगिरी का धंधा बंद करता हूँ। आपको पता नहीं वो लड़का कितना खतरनाक था। उसने मेरे लड़कों के सामने मुझे कुत्ते की तरह पिट दिया और तो और वह अपनी जेब में गन लेकर घूमता है। उसने मेरे 10 से ज्यादा आदमियों के घुटने बर्बाद कर दिए हैं। और तो और उसने मेरे नए लड़कों को अपनी साइट पर काम देने के लिए बुलाया है। अब मेरे पास भाई वाला कोई पावर नहीं बचा। मैं तो कहता हूँ कि आप भी उससे न उलझे तो बेहतर है, वरना मुझे लगता है कि वह आपको जान से मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। सत्या की बात सुनकर उदय अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, तुम एक गली के गुंडे हो तो उसने तुम्हें पीट कर कौन सा बड़ा काम किया है? मैं उदय हूँ, उदय कपूर, वेगाकॉप का CEO। मुझसे पंगा लेना उस लड़के को बहुत भारी पड़ेगा। मैं उसे उसकी कंपनी के साथ बर्बाद कर दूंगा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाया और बोला, चाहे जो हो सके करो और शौर्य के साइट का काम बंद करवा दो। मैं भी देखता हूँ कि वो अपना काम कैसे खत्म करता है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और कुछ रुपयों का बंडल सत्या के मुंह पर मारकर बोला, ये लो तुम्हारे खर्चे के लिए और अस्पताल के लिए। इसके बाद मेरे पास बिल्कुल मत आना, वरना मैं खुद तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इतना कहकर उदय उठकर घर के अंदर चला गया। सत्य भी उन पैसों को लेकर वापस निकल गया। दूसरी ओर केरल के चीफ मिनिस्टर के सामने उनका सेक्रेटरी खड़े रहकर बता रहा था कि उनके राज्य में गीतांजलि फोमा ने दवाई देना बंद कर दिया है और इसकी वजह उनके राज्य की नुकुकुली व्यवस्था है। कुछ दिनों पहले उन लोगों ने इसरो के कंटेनर को रोका था तो वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तभी चीफ मिनिस्टर ने अपना सिर खुजाया और बोला, क्या इससे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगा क्या? सेक्रेटरी ने कहा, सर प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये दवा लोगों की कैंसर जैसी समस्या तक ठीक कर देती है अगर उसे 1 महीने तक लिया जाए तो। और मैं आम लोगों के लिए बनाई गई सस्ती वाली बोतल की बात कर रहा हूँ, और जो महंगी है उससे सिर्फ 1 दिन में हर तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। ऊपर से इस दवा का पेटेंट सिर्फ गीतांजलि फोमा के पास ही है। उनकी दवा किसी और के पास नहीं है। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर आलस के साथ उबासी लेते हुए बोले, एक काम करो, पहले लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है देखो, फिर मैं कुछ फैसला लूंगा। इसका मालिक खुद को क्या किसी स्टेट के मिनिस्टर से ऊपर समझता है? तभी सेक्रेटरी बोला, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को घास नहीं डालता सिर, आप तो सिर्फ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूं कि आप जल्दी संभल जाओ, वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर जोर से हंसा और बोला, मानना पड़ेगा इसे, फिर भी हम लोगों के रिएक्शन के बाद ही इस पर कोई एक्शन लेंगे, इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे। वहीं पृथ्वी के एक कोने में एक अंधेरी जगह पर एक विशालकाय परछाई बैठी थी और उसके आंखें लाल रंग से चमक रही थी। वह परछाई डरावनी आवाज में बोली, कौन है वो जिसने मेरे इतने सारे प्यादों को मार दिया? और उस कवच और कुंडल का क्या हुआ? क्या तुम उसे पाने में कामयाब हुए या नहीं? तभी उसके सामने एक आदमी आगे आया और बोला, मालिक, हमारे दोनों मांत्रिक मरे गए और उनके अंदर से आपके आभा को भी किसी ने मिटा दिया है। हम कवच और कुंडल नहीं ला पाए। उस बड़ी परछाई ने अपना मुक्का उस पत्थर से बनी कुर्सी पर मारा और बोला, तुम सब इतनी ताकत पाने के बावजूद भी किसी काम के नहीं हो, तुम एक काम ढंग से नहीं कर पाए। ऊपर से वह नागिन भी मेरे किसी काम नहीं आई।
मुझे इस युग में देवताओं के आने से पहले अपना काम करना है। अगर वे लोग यहाँ पहुंच गए तो हम दानवी माया को नहीं फैला पाएंगे। रक्त पिशाचों को आदेश दो कि वे लोग उस इंसान के पीछे जाए जिसने मेरे सभी लोगों को मारा है। उस 50 का आदेश सुनकर एक आदमी आगे आया और झुककर बोला, जी हुकुम, हम अभी संदेश भेज देते हैं। दूसरी तरफ शौर्य साइट पर पहुंच गया था। उसके सामने लगभग 25 से 30 लड़के खड़े थे जिन्होंने साधारण कपड़े पहने थे लेकिन उन्हें ठीक से सेट किया गया था। ये सभी धारावी के वही लड़के थे जिन्हें शौर्य ने काम के लिए बुलाया था। उन्हें अपने सामने देखकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, और बटाई क्या हाल है, अपन की साइट पर तुम लोगों का स्वागत है। आपको अपने स्किल के हिसाब से जो काम आसान लगे वो काम पकड़ो और काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर तुम्हें दिन के 1000 रुपए, कपड़े, खाना पीना और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। आप लोगों के सामने ये पूरा एक शहर है जिसे मैंने बनाया है। अब तुम अपना काम मेरे मैनेजर से मिलकर शुरू कर सकते हो। तभी एक लड़के ने हाथ उठाया और बोला, सर मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पर कोई आईटी से रिलेटेड काम चाहता हूँ। ये सुनकर शौर्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे तू तो वही सुपरमैन है ना जिसने पैंट के ऊपर चड्डी पहनी थी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वह लड़का भी शर्मा गया और बोला, हाँ सर, मेरा नाम तनय है। ये सुनकर शौर्य भी अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, एक काम कर, तू सीधा मैं ऑफिस चला जा, वहां तुझे रिया मिलेगी, उससे तू आईटी से रिलेटेड काम ले लेना। इतना कहकर शौर्य ने एक एम्प्लॉय को बुलाया और उसे उसके साथ भेजने लगा। तभी एक और लड़का बोला, सर मेरे पास भी अलग काम करने का स्किल है, मैंने प्लम्बिंग की ट्रेनिंग ली है। ये सुनकर शौर्य ने उसे देखा और बोला, इसका मतलब तुम सब लोग पढ़े लिखे हो। तभी सभी लड़के बोले, हाँ सर, हम सब किसी न किसी चीज की आईटीआई ट्रेनिंग या फिर इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। हम लोगों में दो ने तो टीचर ट्रेनिंग भी कर ली है। ये जब शौर्य ने सुना तो उसने फिर उन लोगों से उनके रिज्यूमे बनवाए और उन्हें ध्यान से स्टडी करके हर एक लड़के को अच्छे पेमेंट पर नौकरी दे दी। सिर्फ अब उसके पास 2 लोग बचे थे जिनके लिए उसके पास कोई काम नहीं था। वो थे टीचर की ट्रेनिंग लिए लड़के। शौर्य ने तुरंत अपना फोन निकाला और कशिश से कहा, कशिश, हमने स्कूल के लिए भी साइट पर कुछ बिल्डिंग्स बनाई है, क्या कोई उसके लिए खरीदार तुम्हारे पास आया है क्या? शौर्य के सवाल पर कशिश ने कुछ सोचा और बोली, सर अभी तक किसी ने उसके लिए बीड नहीं की है। ये सुनकर शौर्य बोला, एक काम करो, हमारे कंपनी के नाम पर एक स्कूल के लिए एप्लीकेशन डाल दो और उसे रजिस्टर करा लो। अगर गवर्नमेंट ना नुका करे तो मुझे बता देना। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया और फिर उन दोनों लड़कों को स्कूल की बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं तुम दोनों को एक मौका दूंगा, तुम दोनों मिलकर अपने सपनों का स्कूल बनाओ जैसा तुम्हें चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपनी आइडिया लगाकर बना रहे हो, पर मुझे हर उस आइडिया के पीछे एक खास वजह भी चाहिए। अब रहा तुम्हारे पेमेंट का सवाल, तो वो भी बाकी लोगों की तरह एक टीचर का सैलरी स्केल तुम्हें दिया जाएगा। अब लग जाओ काम पर। इतना कहकर शौर्य वहां से मुड़कर गेट की ओर जाने लगा। तभी साइट के गेट से कुछ लेबर यूनियन के लोग अंदर आए और उन्होंने सभी काम कर रहे लोगों को काम न करने का आदेश दिया। वे लोग अंदर घुसकर हर उस लेबर को काम करने से मना कर रहे थे। शौर्य को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वह चुपचाप इसे देखने लगा। कुछ ही देर में सभी लेबर को यूनियन के लोगों ने वहां पर लाकर इकट्ठा कर लिया और यूनियन का लीडर, जिसने एक सफेद कुर्ता पहना था और नीली जीन्स पहनी थी, उसके हाथ अंगूठियों से भरे थे और उसके पेट का घेरा बाहर निकला था, वह आगे आया और शौर्य के सामने एक कागज रखकर बोला, आज के बाद तुम्हारे साइट पर कोई भी लेबर काम नहीं करेगा क्योंकि तुम हमारे लोगों को उचित मुआवजा नहीं देते, साथ ही साथ जबरदस्ती काम करवाते हो। ये रही हमारी डिमांड्स, इन्हें पूरा करो और फिर ये लोग अपना काम करेंगे, वरना आज से काम बंद हो जाएगा। शौर्य ने उस कागज पर लिखी सारी शर्तें और डिमांड को देखा और अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए उसने ऊपर सिर उठाकर उस लेबर यूनियन के लीडर को देखा। उस यूनियन के लीडर के चेहरे पर जीत वाली घमंड भरी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान डर में बदल गई क्योंकि इस समय शौर्य ने उसके मुंह के अंदर गन की नली डाली थी। शौर्य ने फिर उसकी आंखों में देखा और बोला, क्या तू कोई खुद काम करता है या सिर्फ यूनियन का लीडर बने यहाँ वहां जाकर लोगों को काम करने से रोकता है? अब मुझे बता, अगर ये काम बंद हो जाता है तो क्या लीडर होने के नाते इन लेबर्स को दूसरा काम दिलवा पाएगा? और ये बेवकूफ लोग तेरी बात मानकर आज तो काम बंद कर देंगे, लेकिन क्या इनकी भूख भी बंद हो जाएगी? क्या इनका परिवार भी आज के बाद खाना खाना छोड़ देगा? नहीं ना, तो तू उनके पेट पर लात क्यों मारने आता है? उसके बाद शौर्य ने सभी लेबर को देखा और बोला,
आप लोगों को मार्केट के हिसाब से वही वेतन दिया जा रहा जो बाकी लोगों को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ आपके सेफ्टी के लिए बेस्ट से बेस्ट सामान रखा गया है, और तो और 24 घंटे के लिए यहाँ 2 डॉक्टर्स बैठे होते हैं, और तुम लोग हो कि इस भड़वे के चक्कर में आकर काम बंद कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शौर्य ने इतना कहा और अपनी बंदूक से गोली चला दी जो इस वक्त उस यूनियन लीडर के मुंह में थी। उसकी वहीं पर खोपड़ी खुल गई। उसके बाद शौर्य ने उसके साथ आए लोगों पर भी गोली चला दी। कुछ ही देर में वहां 20 से ज्यादा लाशें गिरी थी। शौर्य ने फिर गुस्से से कहा, ये मेरी साइट है, यहाँ सिर्फ मेरा नियम चलता है, बाहर का कोई आकार यहाँ उंगली करे मुझे पसंद नहीं है। शौर्य की आवाज किसी आसमानी बिजली की तरह सबके कान में गूंज रही थी। सभी लेबर और वहां खड़े एम्प्लॉय थर थर कांप रहे थे। शौर्य ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और सभी को अपने हाथ से अपने काम पर लौटने का इशारा कर दिया। उनके जाते ही शौर्य ने नर्क अग्नि का उपयोग करके सारी लाशें गायब कर दी। वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। फिर शौर्य ने अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और झट से दूर एक ऊंची बिल्डिंग की ओर निशाना लगा दिया। उसके सामने एक आदमी बिनाकुलर लेकर उसकी साइट को देख रहा था। जब उस आदमी ने देखा कि शौर्य ने अपनी स्नाइपर गन निकाली है, वह तुरंत वहां से भागने वाला था, पर उसके पहले एक बूम की आवाज हुई और उस आदमी के सिर के चिथड़े उड़ गए। शौर्य ने अपनी गन अंदर रखी और बड़बड़ाया, साला इतना मरने की खुजली लोगों को क्यों होती है? खाओ पियो और अपना जीवन शांति से जियो। शौर्य फिर साइट पर बने अपने ऑफिस में चला गया। इस वक्त हर लेबर धीरे से खुसर फुसर कर रहा था। बाप रे, हमारे मालिक ने आज इतने लोगों को जान से मार दिया है। आज तक मुझे लगता था कि वे सिर्फ सख्त इंसान है, लेकिन वो तो बड़े दबंग निकले। अच्छा हुआ उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। तभी दूसरा आदमी बोला, इसके बाद याद रखना कि कोई ऐसी हरकत मत करना कि सांप को गुस्सा आए और फिर अगला नंबर हमारा हो। तभी उनका सुपरवाइजर बोला, शौर्य सर सिर्फ तभी गुस्सा होते हैं जब कोई उन्हें बेवजह परेशान करता है। तुम लोग चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ उदय अपने फोन से किसी को फोन लगा रहा था, मगर कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। 2 घंटे बाद जब उदय ने फिर फोन लगाया तो किसी ने फोन उठाया। तभी उदय चिल्लाते हुए बोला, वाटकर कहाँ मर गया था तू? उस शौर्य का क्या हुआ? क्या उसके लेबर लोगों ने अपना काम बंद किया या नहीं? तभी उदय को एक साफ और धीमी मगर भारी आवाज सुनाई दी, शौर्य के साइट का काम तो बंद नहीं हुआ, पर जिसका ये फोन है उसकी सांसें जरूर बंद हो चुकी है। मैं कमिश्नर विराज अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पर आकर अपना स्टेटमेंट देना होगा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये आदमी यहाँ आपका काम करने आया था शायद, लेकिन उसके भेजे के परखच्चे उड़ गए हैं, इसलिए हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर उदय धड़ाम से नीचे गिर गया। वाटकर उसका पर्सनल सेक्रेटरी था और उसने शौर्य के साइट पर नजर रखने भेज दिया था। उदय ने कांपती हुई आवाज में कहा, कमिश्नर मैं अभी वहां पहुंच जाता हूँ, आप कुछ देर मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर उदय वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठकर वह सोच रहा था कि शौर्य से निपटने के लिए किसी की जान कैसे जा सकती है, और उस लेबर यूनियन वाले का क्या हुआ, वो लोग कहाँ गए। ये सब सोचते हुए उदय विराज ने बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जब उदय ने गाड़ी उतरकर अपने सेक्रेटरी की बिना सिर की लाश देखी तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। फिर अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए बोला, सर ये सब उस शौर्य ने किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। क्या विराज सच में शौर्य को गिरफ्तार करने पहुंच जाएगा? क्या लेबर यूनियन के लोगों के मरने से कोई नई मुसीबत शौर्य पर आएगी? क्या कली के आदमी शौर्य तक पहुंच जाएंगे? क्या केरल के लोग दवा बंद होने पर कुछ नहीं करेंगे? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ राज द स्टोरी यूट्यूब चैनल पर।